और नाज़रीन, आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खास तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आज यूपी को कई अहम सौगातें मिलने वाली हैं। तो हम आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं पीएम नरेंद्र मोदी। 80,000 करोड़ की सरमायाकारी के हदफ के साथ रियासती हुकूमत की तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का इनेकाद यहां पर किया गया है। एक अहम खबर आपको दे दें, कुतुब मीनार के अहाते में नमाज पर पाबंदी का मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा है। दिल्ली हाईकोर्ट से मामले में जल्द सुनवाई की मांग की गई है। वकील का बयान सामने आया है कि मस्जिद में रोज पढ़ी जा रही थी नमाज, जबकि एएसआई ने मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक लगाई है। तो कुतुब मीनार के अहाते में नमाज पर पाबंदी का मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा है। दिल्ली हाईकोर्ट से मामले में जल्द सुनवाई की मांग की गई है। वकील का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मस्जिद में रोज नमाज पढ़ी जा रही थी, जबकि एएसआई ने मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक लगाई है। तो दिल्ली हाईकोर्ट से मामले में जल्द सुनवाई की मांग की गई है। नेशनल हेराल्ड केस में मरकजी जांच एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को ताजा समन जारी किया है। जराये के मुताबिक ईडी ने उन्हें 13 और 14 जून को पेश होने को कहा है। कांग्रेस ने जुमेरात को कहा था कि पार्टी सदर सोनिया गांधी कोरोना से मुतासिर हैं। हालांकि वो नेशनल हेराल्ड केस से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात की तहकीकात के सिलसिले में 8 जून को ईडी के सामने पेश होंगी। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को एक और पूछताछ का नोटिस भेजा है। यह पूछताछ की प्रक्रिया दिल्ली स्थित इसी ईडी मुख्यालय में होगी। 13 जून को राहुल गांधी को पूछताछ के लिए इस जगह बुलाया गया। हालांकि इस पहले भी एक नोटिस भेजा गया था और 2 जून को पूछताछ के लिए ईडी हेडक्वार्टर बुलाया गया था। और ये जो मामले की अगर बात करें तो ये मामला नेशनल हेराल्ड से जुड़ा हुआ मामला है। जिस तरह से नेशनल हेराल्ड मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने मामला दर्ज किया था, उसके बाद साल 2014 में उसी मामले को आधार बनाते हुए बाद में ईडी ने उस केस को रजिस्टर्ड किया था। और जिस तरह से इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता गया, कई लोगों से पूछताछ हुई। और हाल फिलहाल की अगर बात करें तो जिस तरह से पवन बंसल से जो 12 अप्रैल को पूछताछ हुई, उसी पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली। और उसके बाद इस मामले में आगे की पूछताछ के लिए 8 जून को सोनिया गांधी को और अब 13 जून को राहुल गांधी से ईडी पूछताछ करेगी। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस मामले को लेकर राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई है। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी की अगर बात करें तो हालांकि राहुल गांधी इस वक्त में भी विदेश में हैं और जिस तरह से बकायदा इस मामले को लेकर अब ईडी आगे की तफ्तीश कर रही है, देखना लाजमी होता है कि क्या 13 जून को भी पूछताछ की प्रक्रिया में राहुल गांधी शामिल हो पाएंगे या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18, ईडी मुख्यालय, दिल्ली। अहम खबर झारखंड से। झारखंड हाईकोर्ट से रियासत के वज़ीर-ए-आला हेमंत सोरेन को झटका लगा है। हेमंत सोरेन के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर बदगुमानी के मामले में समाअत करते हुए हाईकोर्ट ने झारखंड हुकूमत की दलील को मुस्तरद कर दिया और कहा कि ये पीआईएल काबिल समाअत है। अहम बात यह है कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल के खिलाफ एसएलपी दायर की थी, जिसके बाद अदालत ने हाईकोर्ट को कई मेंटी ब्लेटर्स पर पीआईएल नंबर 727 और 4290 की समाअत करने का हुक्म दिया था। हाईकोर्ट ने आज फैसला दिया कि दोनों केस काबिल समाअत हैं। हाईकोर्ट का फैसला हेमंत सोरेन के लिए बड़ा झटका है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये वाज़ेह हो गया है कि सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ कंपनी और गैर कानूनी कानूनी लीज पर पीआईएल दाखिल कर दी गई है और अब इस फैसले के बाद केस की मेरिट पर समाअत होगी। कर्नाटक से एक अफसोसनाक खबर, जहां कलबुर्गी जिले के कमलापुरम में एक प्राइवेट ट्रैवल की बस ट्रक से टकरा गई। इसके बाद मुसाफिरों से भरी बस सड़क के किनारे गड्ढे में गिरकर शोलापोश हो गई। इस हादसे में 8 मुसाफिर
झुलस गए हैं। 13 मुसाफिरों को बचाया गया है। हादसे के वक्त बस में जुमला 32 मुसाफिर सवार थे। जख्मी अफराद को कलबुर्गी एरिया अस्पताल में भर्ती किया गया। हलाक होने वाले तमाम मुसाफिरों का ताल्लुक हैदराबाद से बताया गया है। हैदराबाद से ही एक और अहम खबर। हैदराबाद के इलाके सनत नगर में वाक़े ईएसआई हॉस्पिटल के डिस्पेंसरी गोदाम में अचानक आग भड़क उठी, जिसकी वजह से गोदाम में मौजूद तमाम अद्वियात जलकर खाकसर हो गईं। अस्पताल अमले ने आतिशफरू अमले को इत्तला दी। इसके बाद 3 फायर इंजन मौके पर पहुंचकर लंबी जद्दोजहद के बाद इस आग पर काबू पा सके। आतिशज़दगी की वजह का भी कोई पता नहीं चल पाया है। लाखों रुपए मालियत की अशिया जलकर खाकसर हो गई है। सिद्धू मूसेवाला कत्ल केस में लॉरेंस बिश्नोई ने अपने साथियों की तरफ कत्ल को अंजाम देने का एतराफ़ किया है। ताहम उन्होंने खुद इसमें मुलविस होने से इनकार कर दिया है। लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम नेपाल पहुंच गई है। पुलिस को शक है कि तमाम शूटर कत्लेआम के बाद नेपाल फरार हो गए हैं। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने सिद्धू मूसेवाला के अहल खाना से मुलाकात की। भगवंत मान की मूसेवाला के गांव में आमद को लेकर कशीदगी थी। दरअसल गांव के लोग सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी में कटौती पर आम आदमी पार्टी हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज थे। गांव वालों का इल्जाम है कि सिद्धू मूसेवाला को सिक्योरिटी में कटौती की वजह से कत्ल किया गया। वो इस कत्ल के लिए बराह रास्त पंजाब हुकूमत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वाज़ेह है कि भगवंत मान की हुकूमत ने गुज़िश्ता हफ्ते सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी में कमी कर दी थी, जिसके एक दिन बाद उन्हें कत्ल किया गया। कोरोना केसेस की बात करेंगे। मुल्क में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। आज की अगर बात करें तो आज 4000 से ज्यादा कोरोना के मरीज पाए गए। वहीं 2363 अफराद कोरोना से सेहतयाब भी हुए हैं, जबकि कोरोना की वजह से 24 घंटों में 10 अफराद की मौत हुई है। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामलों की कुल तादाद 21,177 है। मगरबी बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने आज 10th के रिजल्ट का ऐलान किया और इसमें अर्नब घोराई और रोनम मंडल ने इम्तिहान में टॉप किया है। बोर्ड ने ये इम्तिहान 7 मार्च से 16 मार्च तक मुनक्किद किया था। मगरबी मिदनापुर जिले का पास फीसद 97.63% है, जो कि सबसे ज्यादा है। इस साल पास होने का तनासुब 86.60% है। अर्नब गोराई और रोनम मंडल ने 693 नंबरों के साथ इम्तिहान में टॉप किया है। दोनों के नंबर मसावी हैं। ज्ञानवापी मस्जिद पर जारी बहस के दरमियान आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने बड़ा ऐलान किया। अब संघ किसी भी मंदिर के लिए तहरीक नहीं चलाएगा। उन्होंने जुमेरात को कहा कि ज्ञानवापी की एक तारीख है जिसे हम बदल नहीं सकते। हमें रोजाना मस्जिदों में शिवलिंग क्यों दिख। उन्होंने मजीद कहा कि हिंदू मुसलमान के खिलाफ नहीं सोचता। आज के मुसलमानों के आबा व अजदाद भी हिंदू थे। हमने 9 नवंबर को कहा था कि राम जन्मभूमि तहरीक थी जिसमें हम शामिल हुए थे। हमने वो काम मुकम्मल कर लिया। अब हमें आंदोलन नहीं करना है। ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है। अब ऐसे मुद्दे हैं, एक इतिहास तो है, उसको हम बदल नहीं सकते। वो इतिहास हमने नहीं बनाया।
न आज के अपने आप को हिंदू कहलाने वालों ने बनाया, न आज के मुसलमानों ने बनाया। उस समय घटा, इस्लाम बाहर से आया, आक्रामकों के हाथ आया। हम तो कुछ नहीं कहते, हमने 9 नवंबर को कह दिया कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए। हमने उस काम को पूरा किया। अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है। लेकिन इश्यूज अगर मन में है तो कुछ उठते हैं। ये किसी के विरुद्ध नहीं है और विरुद्ध मानना नहीं चाहिए। मुसलमानों ने तो नहीं मानना चाहिए, हिंदुओं ने भी ये नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, ऐसा कुछ है, आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकालिए। लेकिन हर बार नहीं निकल सकता। इसमें कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानना चाहिए। और ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, यह भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अरे भाई, वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उनसे हम बात करते हैं। सर, मैं जिस तरह से संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान आया, उनका कहना है कि ज्ञानवापी तो ठीक है लेकिन हर एक मस्जिद में शिवलिंग ढूंढना ठीक नहीं है। देखिए, भागवत जी ने जो बयान दिया उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन इतना ज़रूर है, उनका बयान उन लोगों के लिए आईना ज़रूर है जो सुबह से शाम तक आरएसएस को, बीजेपी को, मोदी जी को कोसते रहते हैं। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि वो लोग आईना देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और कोशिश भी करते हैं तो वो अपने चेहरे के दाग को मिटाने के बजाय आईने को साफ करते दिखते हैं। तो आईना तो साफ करने से उनके चेहरे का दाग साफ होगा नहीं। जहाँ तक सवाल है विदेशी आक्रमणकारियों के गुनाहों की गठरी का, उस गठरी के हर छेद में जुल्म और जुर्म की कहानी छिपी हुई है, दिखाई पड़ रही है। हमें उनके गुनाहों का न गवाह बनने की ज़रूरत है, न उसकी हिफाजत करने की ज़रूरत है, न उसके साथ खड़े होने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके गुनाहों के गुनाहगार हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति नहीं है। लेकिन जब आप उसकी हिफाजत करते हैं, उन गुनाहों के गवाह बनने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित तौर से सवाल खड़े हो जाते हैं। पाठक के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। और खबर हैदराबाद के इलाके जुबली हिल्स से है, जहां एक नाबालिग लड़की की इज्तिमाई इस्पतरेजी का वाकया देर से मंजर-ए-आम पर आया। पुलिस ने मुतासरा लड़की के वालिद की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। 28 मई को एमनीशिया पब के करीब इज्तिमाई इस्पतरेजी का ये वाकया पेश आया था। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करते हुए कार को जब्त कर लिया है। जम्मू कश्मीर में वाक़े बडगाम के इलाके मागरेपुरा चाडूरा में 2 मजदूरों को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। मजदूरों में से एक की शिनाख्त दिलखुश कुमार अरनिया बिहार के तौर पर हुई, जो कि बाद में SMHS अस्पताल श्रीनगर में जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। एक और जिसका नाम राजन बताया गया है, जो कि पंजाब का रहने वाला है, उसके हाथ में चोटें आई हैं, उसकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। ये दोनों चाडूरा में एक ईंट के भट्टे पर मजदूरी करते थे। वाज़ेह है कि हाल ही में चाडूरा में एक कश्मीरी पंडित मुलाजिम राहुल भट्ट को भी उनके दफ्तर में ही मार दिया गया था। इधर कमरे में बैठे थे 3 आदमी, तो 4 आदमी इधर थे, जो दो आदमी इधर से आए, तो वो यहाँ पे खड़े हुए, तो जहाँ से गोली चलाया, 2 फायर किया, तो इधर को पीछे को झुकी के भाग गए। तो हमने सोचा भी कोई मजाक कर रहा है हमारे साथ, तो वो जब देखा तो लड़के में गोली लग गया था। तो हमने फिर उसको बोला, लाला को बुलाया, इसने फ़ोन किया, और दूसरी दुकान वाला लड़का आया, वो फिर आया, तो हमने ट्राली पे लोड करके लेके जाने लगे थे हॉस्पिटल में। वो बोला नहीं, मैं जल्दी लेके जाऊँगा, मोटरसाइकिल पे बाओ। तो फिर मोटरसाइकिल पे खड़ा सदरगाँव में, सदरगाँव वालों ने जवाब दे दिया, बोला श्रीनगर ले जाओ। श्रीनगर गए तो रास्ते में डेड हो गया वो। अच्छा, ये कहाँ के थे और इनका पूरा नाम क्या था? किसका जो पूरा हो गया? जो गुजर गए। उसका नाम दिलखुश था, वो था बिहार का रहने वाला। बिहार में किस जगह?
बिहार के गांव का नहीं पता है कौन सा था, आधार कार्ड पे लिखा था, वो आधार कार्ड पता नहीं दूसरे लड़के को पास ही है मेरे हिसाब से। अच्छा मुझे बता, जो दूसरा लड़का है उसमें उसको कहाँ पे इंजरी है? उसको थोड़ा सा लगा है चोट, हाथ पे मारा सा लगा है, बचाया है उसका। तो वो कहाँ से है? वो दारियाल का है, गुरदासपुर के पास ही है। पंजाब? हाँ पंजाब का। अच्छा मुझे बताओ, जब ये वाक़या हुआ उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस आपके पास आए तो हाँ। किस तरह का पूरा वाक़या था ये? बहुत पुलिस आया था इधर, तो बोल रहे थे कोई, चलो डरने के बाद पूछगिछ किया उसने, तो बाद में हमको बोले भी चलो इधर मत सोना, तुम दूसरी जगह में सोना, इधर ना सोना। फिर हमको चौकीदार ले गया घर पे, उसने हमारे को उधर से लाया। अच्छा सरकार से आप कुछ मदद मांग रहे हैं या सरकार से आप कुछ कहना चाहते हैं? हम सारे इधर चले जाएंगे, इधर नहीं रहेंगे, काम नहीं करेंगे इधर, हम पंजाब में चले जाएंगे। अच्छा आप वापस जाएंगे? मतलब सिक्योरिटी ने आपको आश्वासन दिया है कि सिक्योरिटी फराहम की जाएगी? पता नहीं सर क्या करेंगे जो, पर हम नहीं काम करेंगे, हमारा छोटा छोटा बच्चा है, पता थोड़ी है कि किसी टाइम गोली चला देंगे इधर, हम नहीं रहेंगे, हमारा छोटा छोटा बच्चा है, हमको उसको कौन देखेगा पीछे, हम नहीं रहेंगे इधर। सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी आबिद हुसैन। आबिद, लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह के वाकयात पेश आते जा रहे हैं, आपने खुद वहां मजदूरों से बात की है, एक डर, एक खौफ इनके चेहरों पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन वहां पर मौजूद हैं। आबिद, आपको हमारी आवाज आ रही है? आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर में वाक़े बडगाम के इलाके मागरे पोरा चाडूरा में 2 मजदूरों को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया था। इसी के ताल्लुक से मजीद तफसीलात के लिए एक बार फिर हम बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन से। आबिद, लगातार हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक इस तरह के हादसे पेश आ रहे हैं, और आप जब बात कर रहे थे इन तमाम मजदूरों से, उनके चेहरों पर वो खौफ, वो डर साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। क्या कुछ कहना है इनका? जी ना, हम आपको बता दें, गुज़िश्ता शब जब ये वाक़या पेश आया तो ये लोग अपने झुग्गी में बैठे थे, जो उनका घर था वहाँ पे बैठे थे, आराम कर रहे थे। ऐसे में 2 अफराद आए हैं, अंधाधुंध गोलियां चलाई है, और उसके बाद जो बिहार के रहने वाले खुशदिल थे वो हलाक हो गए थे, और जो दूसरा था उसके हाथ में चोट आई थी। काफ़ी डर का माहौल है। ऐसे में अगर हम देखेंगे बडगाम में गुज़िश्ता 2 महीने में इस तरह के वाक़यात, इस तरह की वारदात हो रही है, और अब नॉन लोकल पे यहाँ पे हमला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बडगाम में ईंट के भट्ठे ज़्यादा है, और यहाँ पे काफ़ी सारे मजदूर आते हैं बाहर से जो समर्स में यहाँ पे काम करते हैं ईंट के भट्ठों में। और ऐसे में जब इस तरह के हमले होते हैं तो लाजमी है, खौफ का माहौल है। हमने भी कई अफराद से बात की, वहाँ पे काफ़ी डरे हुए थे वो। हालांकि कुछ का ये कहना था कि वो आए हैं काम करने के लिए, और हालांकि उनके पैसे भी फंसे हैं और वो काम करना चाहते हैं, लेकिन जो कुछ अफराद ऐसे भी थे जो काफ़ी डरे हुए थे, जिनका कहना था वो अब घर जाएंगे क्योंकि जान है तो जहाँ है। जी, और जिस तरह से हम आपको बता दें, और जिस तरह से ये किलिंग हो रही है लगातार, हम भी चाहे शेखपुरा की बात करें या दूसरे इलाकों की बात करें, हम लगातार ये कवर करते आए हैं। और ऐसे में जी आबिद, और इस अहम खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। कश्मीर में टारगेट किलिंग का खौफ है, इसलिए लोग खीर भवानी मेले में शिरकत से भी गुरेज कर रहे हैं। जम्मू से गाड़ियों का इंतजाम करने वाले लोग मेले में शिरकत नहीं करना चाहते। ये लोग वादी के मौजूदा हालात से खौफजदा हैं। गांदरबल के तुलमुला में माता खीर भवानी मेला 8 जून को मुनक्किद किया जाता है। हम इस वक्त जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे है, जगती के नजदीक, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो गाड़ियां आई हैं ये श्रीनगर से आई हैं। आज ही सुबह ये निकले थे मटन, शेखपुरा और बाकी जगहों से अपना सामान, सारा सामान लेकर ये यहाँ पे पहुंचे हैं। अपने जो फैमिलीज हैं, फैमिलीज भी यहाँ पे पहुंची हैं, और आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं, ये कश्मीरी माइग्रेंट जो PM पैकेज में वहाँ जॉब करते थे, वो यहाँ पे जम्मू वापस लौट आए। पूरा सामान जो है वो लेकर आए हैं, और जाहिर तौर पर जो वहाँ पे हालात जिस तरह के हैं उसको देखते हुए इन्होंने ये फैसला किया है कि ये लोग यहाँ पे वापस आएंगे। मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ, आप अपना नाम बताएं।
मेरा नाम रुबन जी सप्रू है। आप कब आए और क्यों आपका? मैं आज सुबह श्रीनगर से निकला और अपने घर जम्मू आ रहा है, और इसकी वजह ये है कि जो पिछले कुछ दिनों से लगातार माइनॉरिटी कम्युनिटी मेंबर्स के ऊपर वहाँ पर हमले हो रहे हैं। पहले मैं प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट पैकेज के अंडर वहाँ काम कर रहे हैं, उसमें एक जो डर का माहौल जो है वो पैदा हुआ। इसी को देखते हुए हमने जब सिचुएशन को देखा, जो हमें लगा कि हमारे लिए बहुत ही अलार्मिंग है, इसको देखकर हमने समझा कि हम जम्मू आएंगे, पहले हम अपनी जान बचाएंगे। कहाँ जॉब करते थे? हम बड़गांव में। बड़गांव में। आप सुबह निकले वहाँ से? सुबह 4:30 बजे निकले। अच्छा, क्यों आप वापस आए? सर डर लग रहा है, उधर ऑफिस में जाके मार दिए, अब इससे हालत बुरी क्या होगी। आप वापस जाओगे? जाना तो चाहते हैं, हमारी हम पैदा हुए हैं उधर, मगर सरकार नहीं चाहती है। अब 370 हटने से क्या हुआ, हिंदुओं को कोई फायदा नहीं हुआ। डर था, क्या करते, एक के बाद एक किलिंग हो रही है, कल किसका नंबर आएगा तो वो कोई पता नहीं है। अब वहाँ बैठ नहीं सकते थे ना, हम यही चाहते हैं कि वो रिलोकेट करे हमें, बस। मेरा जन्म कश्मीर में हुआ है, मेरी प्रॉपर्टी कश्मीर में है, मेरा मकान कश्मीर में है, मेरे को कश्मीर में क्यों नहीं रहने दिया जा रहा है? मेरा कसूर क्या है? मेरा कसूर क्या है? क्या मेरा ये कसूर है कि मैंने गन नहीं उठाया? ये मेरा कसूर है? अगर मैंने गन उठाया तो मैं आज कश्मीर में रहता है। ये जो कश्मीर से यहाँ पे आए, उनका कहना है कि वो वापस जाना चाहेंगे और जाएंगे वो ज़रूर, लेकिन हालात जब ठीक होंगे तो वो अपनी मातृभूमि में वापस जाएंगे, वहाँ जॉब भी करेंगे। लेकिन फिलहाल वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी यहाँ ट्रांसफ़र हो और जो टारगेट किलिंग का सिलसिला है वो भी बंद होना चाहिए। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। सयाहती मुकाम गुलमर्ग में मौजूद दुनिया का सबसे ऊंचा ग्रीन गोल्फ कोर्स की शान रफ्ता को बहाल करने का मुतालबा अब तूल पकड़ने लगा है। सेक्रेटरी ऑफ टूरिज्म सरमद हफीज ने कहा कि गुलमर्ग गोल्फ कोर्स की शान रफ्ता को बहाल करने पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि रवां साल ही इस तारीखी गोल्फ कोर्स को फाल बनाया जाएगा और बैरून मुमालिक और मुल्क की दीगर रियासतों से यहाँ लोग गोल्फ खेलने के लिए आएंगे, साथ ही यहाँ टूर्नामेंट भी मुनक्किद कराए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि सयाहती मुकाम गुलमर्ग में दुनिया का सबसे ऊंचा ग्रीन गोल्फ कोर्स 1902 में बनाया गया है। 1987 से हम यहाँ गोल्फ सिखा रहे हैं, तो गोल्फ कोर्स ये बहुत अच्छा है और दुनिया में लॉन्गेस्ट गोल्फ कोर्स है, हाईएस्ट पे है, हाई एल्टीट्यूड पे है और है ये नेचुरल। इसमें उतने कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। देखा जाए तो ये दुनिया में माना जाता है गोल्फ कोर्स खेलने के लिहाज से। अब हम चाहते हैं इसको थोड़ा डेवलपमेंट करें, अच्छा होए, जैसे इन्होंने रॉयल स्प्रिंग किया है, पहलगाम किया है, ये KGC किया है, तो इसको भी करें, इसमें कोई टूर्नामेंट हो, लोगों की रोज़गार हो जैसे पहले होती थी। बहुत अच्छा लगा यहाँ के खेलने में, मज़ा आ गया। इससे बड़ी तरह होगा कि ये डेवलप और होना चाहिए। इसका ये निवेदन है गवर्नमेंट से। इस पे काम ऑलरेडी चल रहा है और जैसे हमारे बाकी यहाँ गोल्फ कोर्सेज हैं, हमारा एक पूरा सर्किट ऑफ गोल्फ कोर्सेज हैं जिसमें रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स, पहलगाम का गोल्फ कोर्स, गुलमर्ग का गोल्फ कोर्स और उसके अलावा श्रीनगर गोल्फ क्लब, कश्मीर गोल्फ क्लब और जम्मू में भी जम्मू तवी गोल्फ कोर्स है। ये गुलमर्ग का गोल्फ कोर्स जो है सबसे तारीखी है और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी कोशिश है कि इस साल ये पूरी तरह से फंक्शनल होगा और यहाँ पे हम बाहर से भी लोग आएंगे और कई टूर्नामेंट्स जो हैं वो। तो न्यूज़ रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।